सो हे एवरीवन, मेरा नाम है जयेश बिष्ट और स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 28 तक, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बाकी के फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 29 से लेकर 35 तक होंगे, और थोड़े से डॉक्ट्राइन हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है आर्टिकल 29 एंड 30, जो बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में। तो अब आर्टिकल 29 एंड 30 बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में, जिसको हम राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ भी कह सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था कि आर्टिकल 19 में ये कहा गया है कि किसी भी इंडियन सिटीजन को किसी दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में जाके रिसाइड करने का अधिकार है। अब आर्टिकल 29 ये कहता है कि अगर कोई सिटीजन किसी दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में रिसाइड कर रहा है तो उसको रिसाइड करने के साथ साथ अपने जो भी इन पर्टिकुलर लैंग्वेज है या फिर जो कल्चर है वहाँ का, जो वहाँ जाके अपना कंजर्व कर सकता है। अब जैसे कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं रहता महाराष्ट्र में हूँ, तो मेरी जो वहाँ की पर्टिकुलर उत्तराखंड की कुमाऊँ लैंग्वेज है या फिर गढ़वाली लैंग्वेज है, मैं यहाँ पे भी आके उसका उपयोग कर सकता हूँ और मेरे पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला जाएगा। और सेम बात है, अगर कोई महाराष्ट्र का पर्सन जाके उत्तराखंड में डिसाइड करता है तो अपने कल्चर और लैंग्वेज को वहाँ पे यूज़ यानी कंजर्व कर सकता है। अब सेकंड बात है इसमें ये दी गई है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो भी स्टेट फंड से यानी गवर्नमेंट फंड से मेंटेन हो रही है, तो उसमें किसी भी सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा उसमें एडमिशन। किस आधार पे? किसी भी धर्म हो गया, जाति हो गई, या फिर कास्ट हो गया, या फिर उसके लैंग्वेज, या फिर इनमें से किसी भी एक के आधार पे उस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा। अब देखते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में कुछ माइनॉरिटीज़ के राइट प्रोटेक्ट किए गए हैं। अब माइनॉरिटीज़ दो टाइप की हो सकती है, या फिर एक धर्म के आधार पे हो सकती है, एक भाषा के आधार पे हो सकती है। अब आर्टिकल 30 ये कहता है कि कोई भी माइनॉरिटीज़ को या फिर धर्म के आधार पे या फिर भाषा के आधार पे उनको ये अधिकार है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा कोई भी, वो इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। अब उसमें ही सेकंड बात ये दी गई है कि कोई भी स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जब कभी भी कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फंड यानी कि एड प्रोवाइड करेगी, तो वो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो कि माइनॉरिटीज़ द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं उनमें ये भेदभाव नहीं करेगी वो फंड यानी एड प्रोवाइड करते टाइम कि ये माइनॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आर्टिकल 31, जो बात करता है राइट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो बात करता था राइट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अबॉलिश कर दिया है 44th अमेंडमेंट ला के, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे मेन आर्टिकल की तरफ, जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में। आर्टिकल 32 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में। अब सवाल आता है कि ये भी हमने फंडामेंटल राइट देखे जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है, तो वो किसी एक स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। तो सवाल आता है कि अगर इन स्टेट में हम जैसे आप जैसे लोगों में से कुछ लोग चुन के आते हैं, अब इनके पावर में आने के बाद ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट ब्रीच कर सकता है। तो सवाल आता है कि क्या हमारे पास कुछ ऐसे राइट अवेलेबल है क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट ब्रीच होने पे हम इसको इन्फोर्स करने के लिए किस पे जाए या फिर रेमेडी पाने के लिए किसके पास जाए? तो आर्टिकल 32 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो एक रिट इशू कर सकता है, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिज हुए इनको इन्फोर्स करने के लिए रिट इशू कर सकता है। अब आर्टिकल 32 में ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब आर्टिकल 226 में सेम पावर हाई कोर्ट को दी गई है कि हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच होने में। अब आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में ये डिफरेंस है कि ये आर्टिकल 32 हमारा एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 226 जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या फर्क है? अब आर्टिकल 32 में ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट में कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता हमको एंटरटेन करने के लिए। अब यही पावर हाई कोर्ट के पास ऑप्शन है, या तो वो हमें एंटरटेन कर सकता है या फिर हमको रिफ्यूज भी कर सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो डिटरमाइन कर सकती है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है फंडामेंटल राइट किस पे? अब हमारी आर्म फोर्सेस पे, आर्मी पे, या फिर फोर्सेस हु आर चार्ज विथ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जैसे कि हम पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे कि हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या फिर एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे CISF की ड्यूटीज़ लगी रहती है। और या फिर छत्तीसगढ़ एरिया में जहाँ पे नक्सलवादी की समस्या देखने को मिलती है वहाँ पे CRPF की ड्यूटीज़ लगी रहती है। अब इन पे या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर हमारी IB हो गया, रॉ हो गया, या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर CID, ACP प्रद्युम्न, अभिजीत और दया, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है पार्लियामेंट कि कितना अप्लाई होगा इन पे फंडामेंटल राइट। अब
आर्टिकल 33 ये कहता है कि जब कभी भी मार्शल लॉ यानी कि आर्मी का लॉ अप्लाई होगा तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि चर्चगेट जैसा एरिया में वहाँ पे एक नेवी नगर है। अब वहाँ पे अगर हमें एंट्री भी चाहिए तो वहाँ पे हमारा स्पेशल कार्ड लगता है, वहाँ पे अंदर जाने के लिए हमारे आईडी प्रूफ। और इस जैसे एरिया में जहाँ पे भी मार्शल लॉ या फिर कहीं भी आर्मी का लॉ अप्लाई है तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब आर्टिकल 35 देखते हैं। आर्टिकल 35 बोलता है कि पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास अधिकार है कि वो सर्टेन लॉज बना सकती है सर्टेन फंडामेंटल राइट पे। जैसे कि आर्टिकल 16 में हमने देखा था कि बहुत सारे उसमें कैटेगराइज यानी एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि कोई शेड्यूल कास्ट या फिर पर्टिकुलर पर्सन को हायर करने से पहले उसका पर्टिकुलर स्टेट में रिसाइड करना कंपलसरी है। तो ऐसे लॉज पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो बना सकती है, जैसे कि आर्टिकल 16 के ऊपर, 32, 33 और आर्टिकल 34 के ऊपर। तो यहाँ पे आर्टिकल 12 से लेके 35 हमारा ख़त्म होता है, जो कि फंडामेंटल राइट को कवर करता है। अब हमने आधे टाइम ये मिस कर दिया था एक आर्टिकल 13, तो अब देखते हैं आर्टिकल 13 क्या बात करता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान की इंडिया में सुपरमेसी यानी कि ये एक सुप्रीम लॉ है और ऐसा कोई भी लॉ नहीं बन सकता जो हमारे भारत के संविधान के अगेंस्ट जा रहा होगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमारी देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स के ऊपर है, ठीक उसी प्रकार से भारत की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी है भारत के संविधान के ऊपर। तो हम इसको पेरेंट लॉ भी कह सकते हैं। अब पेरेंट्स में से भी मम्मी और पापा में से किसी एक की अथॉरिटी थोड़ी सी घर में ज़्यादा होती है और उसका आंसर हमें पता है माँ की, तो हम इसको मदर ऑफ एवरी लॉ भी कह सकते हैं। अब ऐसा जिस प्रकार से हम हमारे पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते वरना हमारी कुटाई हो जाएगी, ठीक उसी प्रकार से ऐसा कोई भी लॉ नहीं बन सकता जो हमारे भारत के संविधान के अगेंस्ट जा रहा होगा, वरना उस लॉ की भी कुटाई हो जाएगी। तो इतना बिल्डअप किया हमने इसी के लिए कि आर्टिकल 13 इसी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 1 ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब भी हमारे वर्ड सामने आएगा तो हमारे सामने दो डेट आनी चाहिए, एक तो 26 नवंबर 1949 की और एक 26 जनवरी 1950 की, जिस दिन हमने वो इम्प्लीमेंट किया। तो संविधान बनने के पहले अगर ऐसा कोई भी लॉ बना होगा, जैसे कि आप भी बहुत सारे लॉ हमारे संविधान बनने के पहले से अभी तक चले आ रहे हैं, जैसे कि इंडियन पेनल कोड हो गया 1860 का, या फिर इंडियन स्टैम्प एक्ट हो गया 1899 का, या फिर बहुत सारे लॉ है अभी तक आज तक चल रहे हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो गया। तो अगर इन लॉ में कुछ भी ऐसा लिखा रहेगा जो हमारे फंडामेंटल राइट के इन से अगेंस्ट जा रहा होगा या फिर उससे इनकंसिस्टेंट होगा, तो उतना पार्ट उस लॉ का इनकंसिस्टेंट यानी कि इनवैलिड हो जाएगा। अब सेम बात आर्टिकल 13(2) में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कि जो भी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बने होंगे, अगर उनमें कुछ ऐसा लिखा गया जो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा तो उतना पार्ट उस लॉ का इनवैलिड हो जाएगा। अब यहाँ पे खत्म होता है हमारा फंडामेंटल राइट जो बात करता था आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अब बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक के ऊपर जो बात करता है डॉक्ट्राइन के ऊपर। अब ये डॉक्ट्राइन कॉम्प्लीमेंट करता है हमारे फंडामेंटल राइट को। अब डॉक्ट्राइन का मतलब यहाँ पे किसी डॉक्टर की बीवी की बात नहीं हो रही है। अब डॉक्ट्राइन का मतलब ये होता है कि थियरीज। अब हमारा पहला डॉक्ट्राइन आज का जो बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में। अब सेवर का मतलब होता है अलग करना। अब कोई भी लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा उतने पार्ट को हमारे उस लॉ से अलग कर दिया जाएगा। अब जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट हो गया और ये लॉ हो गया, तो इतना पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है यानी कि उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो उतना पार्ट उस लॉ का वहां से हटा दिया जाएगा। अब उसको हटाने के बाद ये देखा जाएगा कि ये लॉ जिस इंटेंशन से लॉ मेकर ने बनाया था, क्या उसको हटाने के बाद क्या उस इंटेंशन को फुलफिल कर पा रहा है। अगर उसका जवाब है हाँ, तो इतना पार्ट उस लॉ का कंटिन्यू कर सकता है। अगर इस पोर्शन को हटाने के बाद अगर ये लॉ उस इंटेंशन को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है तो ये पूरा का पूरा लॉ हो जाएगा इनवैलिड। अब देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अब एक्लिप्स का मतलब ग्रहण भी होता है और एक्लिप्स के टाइम क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में आ जाते हैं, एक पैरेलल आ जाते हैं। अब इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी ये चंद्रमा के पीछे छुप गए। तो जिस प्रकार से डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है कि उतना पार्ट जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है उसको अलग कर दो, तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स बोलता है कि उसको अलग करने की क्या जरूरत है। जितना पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है उतने टाइम के लिए उसको छुपा दो। मतलब कि अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट लाती है जिससे उतना इनकंसिस्टेंट पार्ट आगे जाके इन्फोर्स किया जा सकता है तो उसको हटाने की क्या ज़रूरत है।
तो जितना पार्ट हमारा फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हो रहा है उतने पार्ट को उस टाइम के लिए छुपा के रखो, और जब नया अमेंडमेंट आता है जिससे वो पार्ट एक्टिव हो जाता है तो उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ से। तो अब बढ़ते हैं अगले डॉक्ट्राइन की तरफ, जो बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर के बारे में। अब जिस प्रकार से हमारे फंडामेंटल राइट में हमें बहुत सारे फ्रीडम दिए गए हैं जिसको हमें इन्फोर्स करने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से हमें उसे ना इन्फोर्स करने का भी अधिकार है। जिस प्रकार से मुझे राइट टू स्पीच का अधिकार है तो उस प्रकार से मुझे कुछ राइट टू नॉट टू स्पीच, अब मुझे कुछ बोलना है तो मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोलना है तो कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा। अब डॉक्ट्राइन ऑफ फेवर इसी के बारे में बात करता है कि अगर किसी भी पर्सन को उसके फंडामेंटल राइट इन्फोर्स नहीं करने तो उसको वे ऑफ भी कर सकता है, यानी कि हटा भी सकता है, लेकिन उसकी भी शर्तें हैं कि उसे पता तो होना चाहिए कि उसके फंडामेंटल राइट क्या है। अगर मुझे पता ही नहीं मेरे फंडामेंटल राइट क्या है तो मैं वे ऑफ क्या करूँगा। तो उस पर्सन को उस फंडामेंटल राइट की पहले नॉलेज होनी चाहिए, तभी ही वो वे ऑफ कर सकता है। और सेकंड ये कि वो वे ऑफ कर रहा है तो वो वॉलंटरी होना चाहिए, किसी के दबाव में आके नहीं होना चाहिए वो वे ऑफ। अब हमारा फोर्थ डॉक्ट्राइन जो बात करता है सिंगल पर्सन लॉ के बारे में। अब इसमें कुछ ऐसा कहा गया है कि अगर इंडिया में कोई एक सिंगल पर्सन भी है तो उसके लिए भी लॉ बन सकता है, लेकिन वो सिंगल पर्सन किसी क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पे रोकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी कवर किए, जिसमें से डॉक्ट्राइन से जो मेरे पर्सनली फेवरेट थे, और आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे नाइट एज द केस में भी। जय हिंद। Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps.